अच्छा, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? ये एक नेक्स्ट टॉपिक है। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स जो है अ, उसको कहते हैं कि अगर हम किसी भी मैट्रिक्स के रोज को चेंज करें कॉलम में और कॉलम को चेंज करें रोज में, मतलब एक दूसरे के साथ चेंज करें, रोज को कॉलम में शिफ्ट करें या कॉलम को रोज में शिफ्ट करें, तो इसको कहते हैं कि हमने इसका ट्रांसपोज लिया है। तो यहाँ पे मैंने एक लिखा है, और ए ट्रांसपोज कॉमनली इससे हम डिनोट करते हैं, ए के ऊपर टी है तो इसका मतलब है ए ट्रांसपोज है, या इस तरह भी लिखते हैं कि ट्रांसपोज ऑफ ए लिखते हैं। तो मैंने एक एग्जांपल लिखा है कि लेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 4, सो फाइंड ए ट्रांसपोज। तो किस तरह से हम इसका ट्रांसपोज फाइंड करेंगे? तो देखिए, ये आपका रो है, इसमें एक ही रो है, और ये रो जो है वो है 1 2 3 और 4। और ट्रांसपोज का मतलब ये है कि रो को हम चेंज करेंगे कॉलम में। तो अब इस रो से कॉलम बनाए, तो देखिए ये कॉलम बना दे, पहला एलिमेंट पहला ही रहेगा, दूसरा है तो दूसरा लिख ले, थर्ड एलिमेंट है थर्ड लिख ले, और फोर्थ है तो फोर्थ लिख ले। तो देखिए ये एक ही रो है, तो इस एक ही रो को मैंने चेंज किया एक ही कॉलम में। तो अब ये इसका ट्रांसपोज बन गया कि हमने इसका ट्रांसपोज लिया, और इसको कहते हैं ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। अब एक दूसरा एग्जांपल मैंने किया है, ये फर्स्ट कॉलम और एक ही रो और एक कॉलम का एग्जांपल इसलिए मैंने किया है क्योंकि अक्सर स्टूडेंट इस एक ही रो और एक कॉलम वाले सिचुएशन में कंफ्यूज होते हैं। अब नेक्स्ट जो एग्जांपल है, मैंने 2 और 3 का किया है, 2 3 एग्जांपल मैंने किए हैं, और मैंने एक क्वेश्चन लिखा है कि फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ द गिवन मैट्रिसेस। इन 3 मैट्रिक्स या मैट्रिसेस की जो है आप ट्रांसपोज फाइंड करें। पहले मैट्रिक्स को मैंने नाम दिया है एक्स। अब इस एक्स का ट्रांसपोज क्या होगा? देखिए ये पहला रो है, तो ये बनेगा पहला कॉलम। देखिए ये चेंज हो गया कॉलम में, 2 2 आ गया, 3 3 हो गया, और 4 4। इस रो को मैंने चेंज किया इस कॉलम में, ये आपका एक रो चेंज हो गया। अब दूसरे रो को मैंने चेंज किया दूसरे कॉलम में, क्योंकि स्पेस है तो रख ले स्पेस, तो ये आपका हो गया ट्रांसपोज। क्योंकि 2 रो है तो 2 रो से 2 कॉलम बन जाएंगे, अगर 3 रो है तो 3 कॉलम बनेंगे, 4 रो है तो 4 कॉलम बनेंगे, और जितनी भी रोज है रोज को चेंज करे कॉलम में। तो ये इसका एक का आंसर हो गया। अब इसका ट्रांसपोज क्या होगा दूसरे का? देखिए अब यहाँ पे कॉलम गिवन है, तो कॉलम जब गिवन है इसको मैं चेंज करूंगा रो में, तो देखिए कॉलम चेंज होगा रो में। तो देखिए ये 3 है तो ये 3 बनेगा, 2 है तो 2 बन जाएगा, 1 है तो 1 बन जाएगा। तो ये इसका ट्रांसपोज हो जाएगा। इसको कहते हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस। और याद रखिए कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज भी वापस आइडेंटिटी ही होगा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स के ऊपर अगर आप ट्रांसपोज ले लें तो फिर भी वापस वही आइडेंटिटी ही आएगा, ये एक लॉ है, इसलिए मैंने इसका एग्जांपल दिया है। अब मैं आइडेंटिटी का ट्रांसपोज ले रहा हूं, देखिए मैं इसका ट्रांसपोज ले रहा हूं, चलिए इधर ही हम लिखते हैं, मैं इसका ट्रांसपोज ले रहा हूं। देखिए ये पहला रो है, ये जो फर्स्ट रो है इसको मैं कन्वर्ट कर रहा हूं फर्स्ट कॉलम में। तो कैसे लिखेंगे कॉलम में? 1, ये मैंने फर्स्ट लिखा है, फिर 0 0, तो इस तरह लिखिए 0 और 0। अब इसके बाद मैं चेंज कर रहा हूं सेकेंड रो को, तो सेकेंड रो से बन जाएगा सेकेंड कॉलम। देखिए फर्स्ट 0 है तो 0 लिखे, फिर 1 है तो 1 लिखे, फिर 0 है तो 0 लिखे। अब इसके बाद मैं चेंज कर रहा हूं थर्ड रो को, तो थर्ड रो से बनेगा थर्ड कॉलम। फर्स्ट एलिमेंट 0 है तो 0 लिखे, सेकेंड एलिमेंट 0 है 0 लिखे, और थर्ड एलिमेंट 1 है तो 1 लिखे। अब देखिए इससे वापस यही आ रहा है, इन दोनों में कोई फर्क है? सेम टू सेम है, कोई फर्क नहीं है। तो इसलिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स का अगर आप ट्रांसपोज भी लेंगे तो वापस आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही आएगा, ये एक लॉ है। तो इसलिए मैंने इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स का एग्जांपल भी लिया है, और ये मैंने यहाँ लिखा भी है कि फ्रॉम बी ट्रांसपोज वी गेट अ रिजल्ट दैट ट्रांसपोज ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज अगेन आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स का आप ट्रांसपोज लेंगे भी तो फिर भी वही आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही आएगा। तो ये ट्रांसपोज का टॉपिक है, और ट्रांसपोज जहां भी ट्रांसपोज वर्ड आ जाए इसका मतलब ये है
कि रोज को आप शिफ्ट करेंगे कॉलम में या कॉलम को शिफ्ट कर रहे हैं रोज में, तो वो उसका ट्रांसपोज बन जाएगा। जी अगर ट्रांसपोज से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले आप लोग। नहीं सर, कोई क्वेश्चन नहीं। अच्छा, इसके बाद जो है डिटर्मिनेंट टॉपिक है, और ये टॉपिक ये ट्रांसपोज डिटर्मिनेंट्स मल्टीप्लिकेशन ये तो नाइन्थ एट से पढ़ के आ रहे हैं आप लोग, और आजकल तो माशाल्लाह फिफ्थ और सिक्स के मैथ्स में भी इंक्लूडेड हैं। तो लेकिन मैं फिर भी बहुत डिटेल के साथ इसलिए पढ़ा रहा हूँ ताकि किसी का अगर मेडिकल बैकग्राउंड है भूल गए हैं या उसका आर्ट्स बैकग्राउंड है तो सबको क्लियर हो जाए। तो असल में डिटर्मिनेंट है क्या चीज? डिटर्मिनेंट ये है कि किसी भी मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का मतलब है वेक्टर्स। ये मैंने उस दिन आप लोगों को बताया भी था कि मैट्रिक्स का मतलब होता है वेक्टर्स। जिस तरह के फॉर एग्जांपल ये एक मैट्रिक्स है 1 और 2 और सपोज -3 और 4, ये कोई मैट्रिक्स है। तो इसका बेसिकली या इसका फिजिकली या ज्योमेट्रिकली इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इस 1 और 2 का मतलब है 1, 2, मतलब ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है, ये वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। दूसरा वेक्टर कॉलम का मतलब है सेकंड वेक्टर -3, 4, ये एक सेकंड वेक्टर है। और ग्राफिकली अगर आप इसको रिप्रेजेंट करें तो ये इस तरह से शो हो जाएगा। अब मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्योंकि अक्सर स्टूडेंट फिर कंफ्यूज होते हैं कि डिटर्मिनेंट का मतलब क्या है। ये माइक ऑफ कर दे जिसका माइक ऑन है प्लीज। अच्छा 1 और 2 जो है यहाँ इस साइड पे 1, 2, 3, 4, 5 ये हमने लिखना है। इस साइड पे माइनस आपने लिखना है -1, -2, -3, -4, -5 एक्सेट्रा। ऊपर यहाँ पे फिर 1, 2, 3, 3, 4, 5 इस तरह से लिखेंगे। तो देखिए पहला कॉलम है 1 और 2, x1 है और y2 है। तो देखिए x1 है, x1 है और y जो है तो इससे 1 आ जाए और y2 है तो 2 ऊपर जाए। ये पॉइंट आपका आ जाएगा 1 और 2। x इस तरह से जाए 1 और फिर जाए ऊपर 2, तो ये पॉइंट है आपका 1 और 2 पॉइंट, 1, 2। अब इस 1, 2 पॉइंट का मतलब बेसिकली है कि ये आपके पास एक वेक्टर है। ये असल में ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये आपका एक वेक्टर है। वेक्टर मींस कि यहाँ ओरिजिन से आप एक लाइन ड्रॉ करें और इसको टच करें तो ये आपका एक वेक्टर बन गया, और इस वेक्टर का नाम है ये कॉलम। इसका मतलब है ये कॉलम। फिर दूसरा है -3 और 4, x -3 है और y 4 है। तो देखिए -1, -2, -3 ये x की तरफ में आया। फिर y +4 है तो ऊपर की तरफ जाए 1, 2, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 और ऊपर जाए 4 की तरफ। ये तकरीबन मेरे ख्याल में ये पॉइंट आ जाएगा 1, 2, 3, 4। तो अब ये जो पॉइंट है इसको अगर आप कंबाइन करें, इसको अगर आप कंबाइन करिए 3 और 4 जो पॉइंट है 3 और 4 ये पॉइंट आ रहा है। तो यहाँ एक और लाइन अगर यहाँ से आप ड्रॉ करें तो ये आपका दूसरा वेक्टर बन जाएगा। और ये जो वेक्टर है इससे क्लियर एक वेक्टर बना दें, इसको ओरिजिन के साथ अटैच करें और एक एरो साइन इसका बनाए। ये एक वेक्टर है, ये दूसरा वेक्टर बन गया। अब डिटर्मिनेंट का क्या मतलब है? देखिए डिटर्मिनेंट, इसका अगर मैं डिटर्मिनेंट फाइंड करूं, डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करते हैं ये तो आपको पता होगा। किस तरह से इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे बताए कोई? इसका डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड होगा बताए? किसी को समझ आ रहा है कैसे फाइंड करेंगे इसका डिटर्मिनेंट? क्रॉस, हाँ
हाँ बताएं। क्रॉस का कुछ करते हैं देखिए जैसे इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे एक दूसरे के साथ, इन दो डायगोनल्स को, ये आप लिखेंगे फर्स्ट, फिर माइनस साइन लिखेंगे, फिर और ये माइनस साइन मस्ट लिखेंगे, हर हर एक में माइनस साइन लिखेंगे, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, और इन दोनों को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 और -3 से -6 आएगा, और ये माइनस फॉर्मूला की है, ये माइनस आप मस्ट लिखेंगे, तो माइनस माइनस प्लस 6 हो जाएगा, तो इससे आ जाएगा 4 + 6, और 4 + 6 का मतलब है कि ये आ गया 10। अब देखिए 10 जो है ये एक स्केलर नंबर है, ये एक स्केलर नंबर है क्योंकि एक नंबर है, और यहां पे ये क्या है, ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है और ये दूसरा वेक्टर है, ये दो वेक्टर है, और ये जो है इसका रिजल्ट स्केलर आया। अब इस 10 का मतलब क्या है, इस 10 का मतलब ये है कि अगर हम इसका पैरेललोग्राम ड्रॉ करें, पैरेललोग्राम मींस इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करें और फिर यहाँ पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करें, तो ये इसके मिड में जो ये एरिया आ गया, ये एरिया जो आ गया, ये एरिया, ये एरिया जो है ये 10 की इक्वल है। 10 का मतलब ये कि या 10 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, या 10 मीटर स्क्वायर होगा, या 10 किलोमीटर स्क्वायर होगा, या 10 इंच स्क्वायर होगा, जो भी है। तो इसका मतलब है ये इन दो वेक्टर के दरमियान में जो एरिया आ रहा है उस एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है 2x2 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट। और अगर 3x3 डिटर्मिनेंट है, अगर इस तरह का कोई डिटर्मिनेंट है, मतलब एक मैट्रिक्स है 3x3 मैट्रिक्स है, सपोज इस तरह कोई मैट्रिक्स है 1 2 3 और -1 और 4 और 5, सपोज 0 2 और 8, कोई इस तरह मैट्रिक्स है। अब ये 3x3 है, तो 3x3 का डिटर्मिनेंट जो है ये फाइंड करता है वॉल्यूम को, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, वॉल्यूम, ये वॉल्यूम रिप्रेजेंट करता है। और 2x2 जो है ये एरिया रिप्रेजेंट करता है, 2x2 का जो डिटर्मिनेंट है ये रिप्रेजेंट करता है एरिया। तो ये फिजिकल या ज्योमेट्रिकली इसकी रिप्रेजेंटेशन ये है। मैंने जनरल बताया, ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैंने कंसेप्ट सिर्फ क्लियर किया क्योंकि अक्सर स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज होते हैं कि ये डिटरमिनेंट है क्या चीज। तो असल में ये जो है ये एरिया को रिप्रेजेंट करता है या वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करता है। तो अब चलते हैं वापस नोट्स की तरफ। और अच्छा, डिटर्मिनेंट मैंने 4 किस्म की डिटर्मिनेंट मैंने फाइंड किए। एक डिटर्मिनेंट है पहला वाला, और ये है 1x1 मैट्रिक्स का। 1x1 मैट्रिक्स का मतलब है कि जब मैट्रिक्स में सिर्फ एक ही एलिमेंट है, मैट्रिक्स में अगर सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट है, जिस तरह की यहाँ पे सिर्फ 3 है, या मैट्रिक्स में सिर्फ कोई एलिमेंट है 5 है, या कुछ भी है, कोई मैट्रिक्स है और इसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट है, और आपसे पूछे कि इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करें, तो इसका डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करेंगे, इसका डिटर्मिनेंट वापस यही आएगा, वापस यही आंसर आएगा। 1x1 मैट्रिक्स में डिटर्मिनेंट का रिजल्ट वही होगा जो एलिमेंट उस मैट्रिक्स के अंदर मौजूद है, वो उसी का वापस डिटर्मिनेंट ही होगा। ये 1x1 के लिए मैं बात कर रहा हूं, तो ये आपका डिटर्मिनेंट वापस यही आएगा क्योंकि एक ही एलिमेंट है, यही आंसर आएगा। अब इसमें एक एलिमेंट है -4 है, तो इसका डिटर्मिनेंट वापस यही -4 ही होगा। तो ये हो गया 1x1 का। 1x1 के लिए रूल ये है कि जो भी एलिमेंट मैट्रिक्स के अंदर मौजूद है वही वापस उसका डिटर्मिनेंट भी होगा। क्लियर है ये बात? जी सर। अच्छा, अब 2x2 की तरफ चलते हैं, स्टेप वाइज सब करते हैं तीनों की तरफ। अब 2x2 में क्या करेंगे, जैसा अभी मैंने आपको बताया कि 2x2 के लिए 2x2 के लिए रूल ये है कि जो ये दो डायगोनल एलिमेंट्स हैं ये 2x2 के लिए है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और इससे जो भी आंसर आ जाए ये आप फर्स्ट लिखेंगे, फिर आप माइनस साइन मस्ट लगाएंगे, यहां ये माइनस साइन जरूर आएगा क्योंकि ये फॉर्मूला है। उसके बाद फिर ये दोनों एलिमेंट मल्टीप्लाई करेंगे और इसके बाद लिखेंगे। तो 1 और 2 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो +2 ही आता है या 2 आता है तो 2 ही लिख ले। अब 12 - 2 से आ जाएगा
10। तो ये आपका आ गया आंसर। ठीक है। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूज कैसे होते हैं? इन दो को पहले मल्टीप्लाई करते हैं, 2 फर्स्ट लिखते हैं, फिर माइनस इन दोनों को बाद में लिखते हैं, और फिर 12 लिखते हैं, और ये -10 आ जाता है। तो ये गलत होगा, ये आपका गलत होगा, ये डिटर्मिनेंट आपका गलत होगा डिटर्मिनेंट के लिए। क्योंकि डिटर्मिनेंट में रूल ये है कि डिटर्मिनेंट में जब भी कॉलम या रो चेंज करेंगे, मैं इसमें डीप नहीं जाता क्योंकि फिर कंफ्यूज होंगे, तो नेगेटिव साइन उसके साथ मल्टीप्लाई होगा। तो ये इस केस में गलत आएगा। इन दो डायगोनल को फर्स्ट करेंगे, इन दोनों को सबसे पहले करेंगे, उसके बाद फिर ये दो करेंगे। ये वहां पे यहाँ पे मैं मेंशन भी कर दूं, इनको आप फर्स्ट करेंगे और फिर इन दोनों को सेकंड करेंगे। तो ये आपने जहन में रखना है, और ये रूल है इसके डिटरमिनेंट का। अच्छा, इस तरह से मैंने इसी में एक दूसरा एग्जांपल भी लिया है। अब ये मैंने एक मैट्रिक्स लिया है, इसमें ये माइनस इसलिए मैंने साइन रखा है क्योंकि अक्सर स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, और ये स्टूडेंट इस तरह सॉल्व करते हैं। देखिए मैं आपको समझा रहा हूँ, 1 और 4 को मल्टीप्लाई करते हैं, अक्सर स्टूडेंट इस तरह करते हैं, 4 हो जाता है। फिर -3 और 5 को मल्टीप्लाई करते हैं, बस डायरेक्ट -15 लिखता है, क्योंकि -3 मल्टीप्लाइड विथ 5 -15, और आंसर लिखता है -11, जो कि ये गलत है। अच्छा, अब ट्रू क्या है, मैं ट्रू भी अब यहां लिख रहा हूं। 1 और 4 को मल्टीप्लाई करें, यही 4 आएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया कि इसके बाद आप माइनस साइन मस्ट लिखेंगे और फिर ब्रैकेट लगाए। अब -3 को जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे -15 फिर से आएगा। तो एक माइनस तो ये फॉर्मूला की है, और एक माइनस इनके मल्टीप्लीकेशन से आ रहा है, तो ये प्लस हो जाएगा, और जब प्लस होगा तो इससे आ जाएगा 4 + 15, और 4 + 15 का मतलब है 19 आपका करेक्ट आंसर होगा। इस तरह से आपने नहीं लिखना, माइनस साइन आप मस्ट लिखेंगे क्योंकि ये फॉर्मूला में है, और इसके बाद अगर दूसरा नेगेटिव आ जाए इनके इस मल्टीप्लीकेशन से, तो वो उसके साथ फिर आप मल्टीप्लाई करेंगे। जिस तरह के ये माइनस फॉर्मूला की है, और इन दोनों में से जब मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ये -3 है और ये 5 है, तो एक माइनस और आएगा, तो इन दोनों को माइनस माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे और ये आ जाएगा प्लस। इन चीजों का आपने ख्याल रखना है डिटर्मिनेंट में 2x2 फॉर्म में। अब 2x2 में अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले। जी, 2x2 मैट्रिक्स में अगर किसी का कोई क्वेश्चन है डिटरमिनेंट पॉइंट ऑफ व्यू से तो आप पूछ ले। नहीं सर, नहीं है कोई क्वेश्चन। अच्छा, अब आगे पे चलते हैं 3x3 की तरफ। अब 3x3 में क्या है? 3x3 का रूल, 3x3 रूल में ये भी यूज होगा। देखिए मैं फिर से वापस आ गया उसी पॉइंट पे। 3x3 में जो है ये भी हम यूज करेंगे, ये मेथड भी यूज होगा कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, और इसके अलावा जो है एक और पॉइंट है वो भी हम यूज करेंगे। पहले सिंप्लीफाई करेंगे, उसके बाद जो है फिर ये पहला वाला मेथड 2x2 का यूज करेंगे। अब देखिए चूंकि ये तो 3 है, अब 2x2 में तो इस तरह हम कर सकते हैं। देखिए 2x2 में तो मैंने कर दिया, ये दो मल्टीप्लाई और ये दो। अब 3 में क्या करेंगे? चलिए 3 में मैं करता हूं, इन तीनों को मैं मल्टीप्लाई करता हूं, फिर माइनस इन तीनों को, फिर इन दोनों का क्या होगा? ये तो फिर से बाहर आ गए, इस तरह तो नहीं हो सकता। तो इसलिए 3x3 में आप डायरेक्ट डायगोनल्स को मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, ये गलत होगा। अगर किसी ने ऐसे मल्टीप्लाई किया कि इन तीनों को मल्टीप्लाई किया और फिर माइनस इन तीनों को मल्टीप्लाई किया, तो ये गलत होगा, क्योंकि 3 एलिमेंट्स फिर से रह गए, 4 एलिमेंट्स, 1 2 3 4। अब ये 4 एलिमेंट्स कहां जाएंगे? ये तो रह गए मिड में। इसलिए इसके लिए एक रूल है, और वो रूल अब मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। देखिए ये आप लोग बाउंड नहीं है, किसी भी रो से या किसी भी कॉलम से आपने इस मैट्रिक्स को पहले एक्सपेंड करना है। मतलब इस 3x3 मैट्रिक्स को, इस 3x3 मैट्रिक्स को हम पहले शिफ्ट करेंगे 2x2 में, 2x2 में शिफ्ट करेंगे,
उसके बाद हम डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। तो ये आपकी मर्जी है, किसी भी रो से आप कर सकते हैं, किसी भी कॉलम से आप कर सकते हैं, इसमें बाउंड नहीं है। जरूरी नहीं कि मैंने यहाँ जिस रो से किया है उसी से आप करें। आप किसी भी रो से करें, किसी भी कॉलम से करें, आपका आंसर वही आएगा जो किसी और रो से या किसी और कॉलम से आता है। आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा और मेथड भी ठीक होगा। तो मैंने यहाँ पे यूज किया है, क्योंकि यहाँ मैंने स्टेटमेंट लिखा भी है कि वी कैन सॉल्व या वी कैन एक्सपेंड दिस बाय एनी रो या बाय एनी कॉलम, इट डिपेंड अपॉन द सॉल्वर। जो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा है उसी सॉल्वर पर ये डिपेंड कर रहा है कि वो किसी भी रो से एक्सप्लेन करे, किसी भी कॉलम से एक्सप्लेन करे। लेकिन मैंने यहां लिखा है कि लेट वी एक्सप्लेन बाय फर्स्ट रो। मैंने चूज किया कि चलो मैं फर्स्ट रो से एक्सप्लेन कर रहा हूं। मैंने फर्स्ट रो से किया, आप सेकंड रो से करें, आप थर्ड रो से करें, आप फर्स्ट कॉलम से करें, आप सेकंड कॉलम से करें, थर्ड कॉलम से करें, आंसर भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा, आपका आंसर ट्रू आएगा। लेकिन सिर्फ और सिर्फ आपने पॉजिटिव और नेगेटिव साइन का ख्याल रखना है। वो किस तरह से, वो मैं आपको बता रहा हूं। देखिए रूल ये है कि आपका ये जो है, इस एलिमेंट को हम कहते हैं, यहां पे मैं एक्सप्लेन करूं ये चीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज होता है। इसको असल में हम इस तरह से लिखते हैं, A11 का मतलब होता है फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, A12 का मतलब होता है फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम, A13 का मतलब होता है फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम। इसका A21 का मतलब होता है सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम, फिर सेकंड रो थर्ड कॉलम, फिर थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम और थर्ड रो थर्ड कॉलम। इसका मतलब ये कि जहां जब भी ये फर्स्ट आ जाए तो इसका मतलब है रो, ये पहला एलिमेंट रो रिप्रेजेंट करता है, और दूसरा जो है ये कॉलम रिप्रेजेंट करता है। A11 का मतलब है पहला रो और पहला कॉलम, A21 का मतलब है दूसरा रो, क्योंकि ये पहला नंबर जो होता है ये रो रिप्रेजेंट करता है हर जगह, दूसरा नंबर जो है ये कॉलम को रिप्रेजेंट करता है, कॉलम की तादाद को, ये कॉलम रिप्रेजेंट करता है। तो देखिए A11 मतलब है पहला रो पहला कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम, पहला रो तीसरा कॉलम। तो अब बात है साइन की। साइन इस तरह से आप लगाएंगे, देखिए ये जो 1 1 है ये नेगेटिव के ऊपर आप लगाएंगे, ये 1 और 1, 1 और 1 को इसके ऊपर लगा दे 1 और ये +1 हो जाएगा। तो 1 और 1 को जब 8 करेंगे तो इससे 2 आएगा, और नेगेटिव के ऊपर जब भी इवन नंबर आ जाए तो -2 का मतलब क्या होता है, प्लस। ये तो पता होगा ना आप लोगों को, माइनस के ऊपर जब इवन पावर आता है, जहां पर भी नेगेटिव के ऊपर इवन पावर आ जाए तो उसका मतलब होता है पॉजिटिव, और नेगेटिव के ऊपर अगर ऑड पावर आ जाए तो फिर इसका मतलब होता है, ऑड अगर आ जाए पावर तो इसका मतलब होता है कि इससे आएगा नेगेटिव। ये तो याद है ना, ये तो समझ आ रहा है ये चीज, ये तो बहुत कॉमन चीज है, ये समझ आता है ये चीज कि जब भी नेगेटिव के ऊपर पावर इवन नंबर आ जाए, मतलब 2 आ जाए, 4 आ जाए, 6 आ जाए, 8 आ जाए, 10 आ जाए, 12 आ जाए, तो उसका आंसर पॉजिटिव आएगा वापस। और अगर ऑड आ जाए, मतलब 1 3 5 7 9 इस तरह का कोई नंबर आ जाए तो फिर उससे वापस नेगेटिव ही आएगा। ये समझ आ रहा है? जी सर। यस सर। अच्छा तो देखिए मैं शॉर्टकट बता रहा हूं बस। अभी इस 1 और 1 को जब 8 करेंगे तो इससे 2 आता है, 2 का मतलब क्या है, इवन ना, इवन होता है ना 2, जी सर। तो इसका मतलब ये नंबर आपका पॉजिटिव होगा। अब 1 और 2 को 8 करें, 1 और 2 जब 8 करेंगे इससे क्या आएगा, 3 आएगा ना। तो 3 कौन सा नंबर है, ऑड, ऑड का मतलब है कि ये नेगेटिव होगा। फिर 1 और 3 को जब 8 करेंगे नेगेटिव एंड 4 आएगा,
4 पॉजिटिव, क्योंकि इवन है तो पॉजिटिव आएगा। फिर 2 और 1 3 है, 3 नेगेटिव है तो ये 3 का मतलब है ऑड, ये नेगेटिव आएगा। 2 और 2 जो है 4 पॉजिटिव आएगा क्योंकि ये इवन है। 2 और 3 को 8 करे 5 है, 5 का मतलब है ऑड, नेगेटिव आएगा। 3 और 1 8 करे 4 आएगा, 4 का मतलब है इवन है, पॉजिटिव आएगा। 3 और 2 को 8 करे 5, इसका मतलब है ये ऑड है तो इन नेगेटिव आएगा। 3 को 8 करे इसका मतलब है 6, तो इसका मतलब ये पॉजिटिव आएगा। तो पहला पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव। इस तरह आप ये साइन लगाएंगे डिटर्मिनेंट में। ये समझ में आ गया साइन के किस तरह से ये साइन चेंज होता है? सही है? Yes, sir. अच्छा, अब डिटरमिनेंट की तरफ चलते हैं, इसको अब मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो देखिए मैंने लिखा है, मैं फर्स्ट रो से एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो फर्स्ट रो से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। फर्स्ट रो का मतलब होता है कि जो भी आप यहां मेंशन करेंगे ये कांस्टेंट रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। अब कॉलम को चेंज करेंगे। देखिए फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम ये बाहर, पहला रो भी बाहर, पहला कॉलम भी बाहर। कॉर्नर एलिमेंट क्या है? 2, ये बाहर 2 आ गया। अब रिमेनिंग कौन कौन सी एलिमेंट है? 4 है, 5 है, 6 है, -3 है। इसको इस तरह से लिखेंगे। पहला रो और पहला कॉलम मैंने खत्म किया, ठीक है। अब इसके बाद जो है होगा पहला रो और दूसरा कॉलम। अब मैंने इससे पहले ये एक पॉइंट एक्सप्लेन किया आपके सामने कि ये जो है ये पॉजिटिव होगा, फिर ये क्या होगा? ये नेगेटिव होगा। तो पहला रो बाहर हो जाएगा और दूसरा कॉलम बाहर हो जाएगा। और इससे पहले साइन कौन सा लगेगा? यहाँ पे देखिए नेगेटिव लगेगा। अब जब ये दोनों मैंने आउट की तो कौन से एलिमेंट रह गए? -1 रह गया, 5 रह गया, 1 रह गया और -3। तो देखिए ये मैंने लिखा है, अब ये मैंने लिख दिया और ये रहेगा, ठीक है। अब फर्स्ट रो के बाद सेकंड कॉलम भी हो गया। अब इसके बाद जो है हम जाएंगे, रो आपका वही होगा, रो चेंज नहीं होगा, क्योंकि मैंने लिखा है कि फर्स्ट रो जो आप लिखेंगे वो चेंज नहीं होगा। अगर सपोज किसी ने लिखा है फर्स्ट कॉलम, तो फिर कॉलम को चेंज नहीं करेंगे, फिर रोज को चेंज करेंगे। तो अब फर्स्ट रो पहला कॉलम भी हो गया, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम भी हो गया, फर्स्ट रो अब करेंगे हम थर्ड कॉलम। तो फर्स्ट रो निकाले मिड से, यही रो निकाले और यही कॉलम निकाले। और ये मैंने आपको कहा है कि ये जब प्लस हो गया, ये माइनस, तो ये प्लस होगा। और अब ये पॉजिटिव साइन यहां बाहर आ गया। कॉर्नर एलिमेंट 3 है, तो ये 3 यहां मैंने लिखा है। अब रिमेनिंग क्या है? -1 रिमेन है, 4 रिमेन है, 1 है और 6 है, ये रिमेन हो गया। ये मैंने वापस लिखा है। तो ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अब मैंने मैट्रिक्स 3x3 मैट्रिक्स को मैंने चेंज कर दिया, देखिए 2x2 पे। अब यहां तक अगर किसी का क्वेश्चन है पूछ ले, उसके बाद फिर आगे जाएंगे। यहां तक जो मैंने एक्सप्लेन किया, ये जो मैंने एक्सप्लेन किया, यहां तक अगर किसी का प्रॉब्लम है तो पूछ ले। है किसी का कोई क्वेश्चन? सर दोबारा रिपीट कर दें एक बार और। अच्छा, देखिए मैंने एक्सप्लेन किया है फर्स्ट रो से। तो देखिए फर्स्ट रो आउट और फर्स्ट कॉलम आउट, तो ये आपका कॉर्नर एलिमेंट है 2, ये मैंने लिख दिया 2। जो रिमेनिंग एलिमेंट है, ये 4 रिमेनिंग एलिमेंट है, आप इसको डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिख दे। देखिए ये मैंने एक दिया यहाँ पे। ये समझ आ गई आपको? ओके सही है? सर, यस सर, समझ में आ गया। अच्छा, इसके बाद जी क्या सर। करेंगे? मैंने क्योंकि अभी आपको बताया कि ये एलिमेंट A11 है, तो ये प्लस होगा, फिर ये माइनस होगा। अब दूसरा माइनस होगा, तो मैंने ये माइनस साइन लगाया। पहला रो और पहला कॉलम तो मैंने कर दिया। अब पहला रो और दूसरा कॉलम, अब कॉर्नर एलिमेंट यहाँ पे 0 है, ये मैं 0 बाहर निकाल दिया मैंने। अब कौन सी एलिमेंट बच गए? -1, 5, 1 और -3, ये मैंने यहां लिख दिए, ठीक है। ये समझ आ गया दूसरा पॉइंट? यस सर, पूरा समझ में आ गया। अच्छा, अब इसी फर्स्ट रो को आप थर्ड कॉलम से करें। तो देखिए ये प्लस है, ये माइनस है, तो ये फिर प्लस होगा। अब कॉर्नर एलिमेंट क्या है? कॉर्नर 3 है, तो ये 3 बाहर आ गया। ये 4 एलिमेंट्स रह गए,
तो ये 4 यहां लिख दे। तो ये आपका एक्सपेंड हो गया, सही है। अब किसी को अगर प्रॉब्लम है यहां तक तो पूछ ले, मैं दोबारा एक्सप्लेन करूं। सर सही है। समझ। अच्छा, इसके बाद फिर वही प्रोसेस है 2x2 का जो मैंने आपको बताया। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो देखिए 4 और -3 को, ये 2 बाहर है तो बाहर लिख दे। 4 और -3 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो -12 आएगा, ये मैंने -12 लिखा है। दूसरा जो है मिड में मैंने माइनस लिखना है, मैंने माइनस लिख दिया। अब 6 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे आ जाएगा 30। अब ये 0 है तो 0 इससे जो भी आ जाए, कुछ भी आ जाए, और जब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे आंसर क्या आएगा, ये 0 ही आएगा, तो मैंने डायरेक्ट 0 लिखा है। जब भी 0 प्रोडक्ट में आ जाए, क्योंकि बाहर 0 है, 0 का मतलब है इससे जो भी आ जाए वो मल्टीप्लाइड होगा 0 से, तो जब 0 से मल्टीप्लाइड हो जाएगा तो इससे आ जाएगा 0, तो डायरेक्ट मैंने 0 लिख दिया। अब इसके बाद ये है -1 को मल्टीप्लाई करें 6 के साथ तो ये हो जाएगा -6, फिर मिड में आपने माइनस लिखना है, और 1 और 4 मल्टीप्लाई करें तो इससे आ जाएगा 4। ठीक है, तो यहां तक आपका ये आ गया। इसके बाद इसको आगे सिंप्लीफाई करें, इन दोनों को 8 करें, -12 और -30 से आ जाएगा -42, ये तो वैसे भी 0 है। -4 -6 से आ जाएगा -10। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, 42 को 2 से मल्टीप्लाई करें 84 आएगा, प्लस और माइनस मल्टीप्लाइड हो जाएगा तो माइनस आएगा, 3 को 10 से मल्टीप्लाई करें तो 30 आएगा। -84 है और -30 है तो इससे आ जाएगा -114, जब 8 करेंगे तो ये आपका डिटर्मिनेंट हो जाएगा। सही है। जी सर। अच्छा, अब देखिए इसी क्वेश्चन को अगर मैं दूसरे कॉलम से सॉल्व करूं या किसी और रो से, अगर किसी को कंफ्यूजन है या क्लियर है, आंसर यही आएगा, किसी रो से नहीं करें सर किसी कॉलम क्लियर से है। करें। सर क्लियर है। अच्छा, आप लोग कोशिश करें बस फर्स्ट रो से ही क्या करें, क्योंकि सेकंड कॉलम या सेकंड रो वगैरह से करेंगे तो कंफ्यूज होंगे, तो कोशिश करें फर्स्ट रो से ही क्या करें। अच्छा, इसके बाद जो है 4x4 है, तो 4x4 में आपने इसको 3 टाइम करना है। 4x4 में ये होता है कि पहले इसको आप मैट्रिक्स को 3x3 में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद 2x2 में। देखिए एक दफा जब ये सिंप्लीफाई हो जाएगा तो ये 3x3 में कन्वर्ट होगा। अब ये 3x3 फिर से जो है ना 2x2 में कन्वर्ट होगा बाद में। और जब भी 4x4 मैट्रिक्स आएगा तो इन केस पेपर में तो उसमें अक्सर जीरो से ज्यादा होंगे, तो वो जीरो इसलिए लगाते हैं ताकि कैलकुलेशन इजी हो जाए। तो आप कोशिश किया करें कि उस रो से या उस कॉलम से सॉल्व क्या करें जिसमें जीरो सबसे ज्यादा हो, जिसमें सबसे ज्यादा जीरोस हो। अब इसको मैंने एक्सप्लेन किया क्योंकि पहले रो में 2 0 है तो मैंने रो से ही किया है। देखिए पहले रो में 2 0 है तो मैंने फर्स्ट रो से किया है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम वही इसी तरह से एक्सपेंड करें, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम तो ये आ जाएगा। देखिए फर्स्ट रो बाहर और फर्स्ट कॉलम, ये इस तरह का मैट्रिक्स है, यहाँ मैट्रिक्स में लिख दो, इस पे बार बार ये पॉइंट आ रहा है। चलिए ये इसका फर्स्ट रो है, तो फर्स्ट रो ये मैंने यहां लिख दिया। देखिए फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, तो इसका कॉर्नर एलिमेंट ये बचेगा, देखिए 2, ये 2 मैंने लिखा है, और जो 3x3 मैट्रिक्स है वो ये है, ये इसके दरमियान में बच जाएगा। फिर फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम है, तो फर्स्ट और सेकंड कॉलम में आपका जो कॉर्नर एलिमेंट है वो देखिए 0 है, दूसरा एलिमेंट जो है ये 0 आ रहा है, यहाँ पे 0 है तो वो 0 बाहर आ जाएगा, ये 0 बाहर आएगा, और रिमेनिंग एलिमेंट है -1 5 2 2 -1 4 -3 7 0। ये इस तरह से फिर से करे, फिर कर ले, तो ये 3x3 में से यही इसी तरह प्रोसेस है जो मैंने अभी रिवाइज किया। तो देखिए ये कॉमन जो है इसमें, देखिए एक के साथ भी 0 मल्टीप्लाइड है,
इसके साथ भी 0 मल्टीप्लाइड में है, 0 मल्टीप्लाइड में तो 0 हो जाएगा, इसको सॉल्व ही ना करें क्योंकि ये 0 हो जाएगा। इसके साथ भी 0 मल्टीप्लाइड में ये भी 0 हो जाएगा, सिर्फ ये दो बच जाएंगे। अब ये 3 क्रॉस 3 है, तो मैंने पहले यहाँ पे लिखा है कि एक्सपेंड बाय एनी रो और एनी कॉलम, किसी रो से एक्सपेंड करे या किसी कॉलम से एक्सपेंड करे, आपकी मर्जी है। तो इसको आप फिर से एक्सपेंड करें, 2 क्रॉस 2 में ये कन्वर्ट हो जाएगा, देखिए इस तरह से, और फिर आपका फाइनल आंसर आएगा। अब इसलिए क्योंकि टाइम जूम का टाइम शॉर्ट हो गया है, तो ये मैंने इस तरह से सॉल्व करके लास्ट में ये आंसर आ जाएगा, क्योंकि 1 मिनट रिमेन है जूम का टाइम आउट में। तो ये प्रोसेस है और इस तरह से आप इसको सॉल्व करेंगे। समझ में आ गया या इसके बाद दोबारा कर लें? जी सर। देखिए 4 क्रॉस यस सर आ गया। 4 क्रॉस 4 है, उसको पहले 3 में कन्वर्ट करेंगे, फिर 3 क्रॉस 3 को फिर 2 में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद जो है मल्टीप्लाइड और सब्ट्रैक्ट करेंगे और आपका फाइनल आंसर आएगा।